अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है विल्सन्स डिजीज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विल्सन्स डिजीज़ बेसिकली क्या होती है कि एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। कॉपर का आपकी बॉडी से एक्सक्रीट होना बहुत ज़रूरी होता है। एक नॉर्मली जो कॉपर है वो आपका एक्सक्रीट होता है बाय फ्रॉम ATP 7B जीन, मतलब क्रोमोसोम 13। अगर इसके ऊपर कोई डिफेक्ट आए, मतलब ATP के अंदर अगर कोई डिफेक्ट है, यानी कि विल्सन डिजीज़ के अंदर म्यूटेशन हो जाए ATP 7B जीन्स के अंदर, तो वो आपकी कॉपर की जो है वो ट्रांसपोर्टिंग नहीं करवाती फ्रॉम ATPase इनटू द हिपैटोसाइट्स। जब आपकी हिपैटोसाइट्स के अंदर आपकी कॉपर नहीं जाएगा, वो बाहर की तरफ नहीं निकलेगा, एक डिफेक्ट हो गया एक प्रोसेस, तो उसकी वजह से जो कॉपर है वो ब्लॉक कर देगा कॉपर की एक्सक्रीशन इनटू द बाइल। तो जब कॉपर की एक्सक्रीशन नहीं होगी, वो बाहर नहीं निकलेगा, तो उसकी वजह से जो सोलोप्लाज्मिन है उसकी इनकॉर्पोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो कॉपर है वो आपका अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब कॉपर आपका अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से वो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर असर करेगा, जिसकी जो साइन एंड सिम्टम्स है वो हमने यहाँ पे देखने हैं। डिक्रीज कॉपर इनकॉर्पोरेशन इनटू द सेलोप्लाज्मिन एंड एक्सक्रीशन टू द बाइल, यानी कि हर चीज़ डिक्रीज हो रही है। जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज सेलोप्लाज्मिन जिसने आगे बाइल की तरफ भेजना है। कॉपर अकोमुलेट्स स्पेशली इन लिवर, ब्रेन, कॉर्निया, किडनी, और इसकी वजह से आपको जो यूरिन है, कॉपर के अंदर, यूरिन के अंदर जो कॉपर है वो उसकी अमाउंट जो है वो ज़्यादा मिल रही होती है। अब यहाँ पे पेशेंट प्रेजेंट करता है बिफोर एज 40 विद लीवर डिजीज़। कोई भी लीवर डिजीज़ हुई है जिसकी बेस के ऊपर आपका जो कॉपर है आपकी बॉडी के अंदर से बाहर नहीं निकल पा रहा, ठीक है ना। उसमें आपको अगर लिवर डिजीज़ है, हेपेटाइटिस है, एक्यूट लिवर डिजीज़ है, सिरोसिस है, कोई भी ऐसी कंडीशन हुई है जिसकी बेस के ऊपर आपका कॉपर अकोमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी हो गया है, अब वो ब्रेन के ऊपर जब जाएगी तो अफेक्ट करेगी ना, तो उसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होगी, यानी कि उसका कॉन्शियस लेवल इतना डिक्रीज़ हो जाएगा कॉपर अकोमुलेशन की वजह से कि उसको आइडिया ही नहीं होगा कि मैं कहाँ पे हूँ, किस जगह पे हूँ, मैंने पहचानना कैसे, और वो अजीब बिहेव करेगी। डिसार्थरिया, डिस्टोनिया, ट्रेमर, पार्किंसन जैसे जो सिम्टम्स होते हैं, ट्रेमर जैसे, वैसे उसको जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा साइकेट्रिक डिजीज़, साइकेट्रिकली हम देख सकते हैं वो पेशेंट ना, अच्छा इन पेशेंट्स के अंदर जब भी आपके पास प्रेजेंट करते हैं ना, तो इनको ना लिटरली कोई आइडिया नहीं होता, ठीक है। और हाँ, अगर आप बाद में अगर नॉर्मली जब लीवर ट्रांसप्लांट हो या कोई बाद में है, अगर कहीं ना कहीं पेशेंट जो है वो इस चीज़ से बाहर आ रहा हो ना, तो पेशेंट जो सा है वो हम क्या कहते हैं अपना, आप बाद में पूछे ना तो कि आपके साथ ऐसा हुआ, तो वो कहेंगे हमें कोई याद नहीं है, लेकिन उनका इतना अग्रेसिव बिहेवियर होता है, ऐसा लगता है शायद वो खुद कर रहे हैं, बोल भी रहे होते हैं, ठीक है ना। हमारे एक अम्मा है वो हमेशा ऐसी बोलती रहती हैं कि मैं उनकी करा, मैं उनकी करा, मैं उनकी करा। वो इसी जो सा डिजीज़ है, जो सा लिवर सिरोसिस है, उसमें जो सा वो उसकी वजह से जो सा उन्हें कॉपर की जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और उनका ये चीज़ जो सा के रिंग्स ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब जो के रिंग्स होते हैं ये हम जो सा आई के अंदर जब हम पढ़ते हैं उसके डायग्नोसिस के अंदर, तो हमने स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करनी होती है, जिसको हमें के रिंग्स जो है वो मिल रहे होते हैं। अब इसके अलावा हेमोलाइटिक एनीमिया, रीनल डिजीज़, फैनकोनी सिंड्रोम देखने को मिलता है। अब एक लास्ट में एक चीज़ याद रखना, फेस ऑफ गेंड पांडा, ऐसा उनका जो है ना वो फेस होना स्टार्ट हो जाता है, क्लियर। अच्छा, एमआरआई के ऊपर ना, हम जब ब्रेन की एमआरआई करवाते हैं तो उसको में ऐसा नजर आता है जैसे वो पांडे का जो सब वो नहीं होता सर होता है वैसा। ट्रीटमेंट में वो कहता है चिलेशन विद पेनिसिलिन और ट्रेंटाइन विद ओरल जिंक, ये चीज़। अब ट्रीटमेंट में ना जो कॉपर है हमने उसको रिमूव करना था, ताकि उसकी रीअकोमुलेशन जो है वो ना हो। तो हम जो चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं ना, जिसके अंदर हम डी पेनिसिलिन और ये चीज़ें यूज़ करते हैं, वो हम इसको एक्सक्रीट करवा रहे होते हैं यूरिन से, क्लियर। और जो जिंक होता है वो ब्लॉक कर रहा होता है इंटेस्टाइन के अब्जॉर्प्शन को, यानी कि ये आपकी जो इंटेस्टाइन है उसमें कॉपर की जो अब्जॉर्प्शन है उसको क्या कर रहा होता है, ब्लॉक कर रहा होता है, ताकि वो उसमें ना हो, ताकि वो खारिज होता रहे और कॉपर जो है वो क्या होना स्टार्ट हो जाए, हमारी बॉडी के अंदर से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाए और कम होना स्टार्ट हो जाए। एंड पेशेंट मस्ट अवॉइड कॉपर रिच फूड्स जैसे कि नट्स, चॉकलेट, मशरूम्स, फिशेस वगैरह, तो उसमें जो सा है ना हमने थोड़ा सा एहतियात वगैरह करना होता है, क्लियर। सो लिवर ट्रांसप्लांट इन एक्यूट लिवर फेलियर रिलेटेड टू विल्सन डिजीज, एट द एंड अगर पेशेंट आपका ट्रीटमेंट नहीं सही कर पा रहा, यानी कि हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं और वो उस चीज़ को सही तरीके से जस्टिफाई नहीं कर रहा, ट्रीटमेंट उसका वो नहीं ठीक हो रहा, तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ता है, आपको लिवर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ता है। अब नेक्स्ट वो कहता है हीमाक्रोमेटोसिस क्या होते हैं बेसिकली। हीमाक्रोमेटोसिस में वो कहता है कि इट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव, यानी कि म्यूटेशन इन HFE gene located on chromosome 6 lead to abnormal hepcidin production, increase intestinal iron absorption, यानी कि ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है जिसके अंदर आपका ये जो जीन है इसकी म्यूटेशन होना स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मली जो बॉडी है वो आयरन को क्या करती है, अब्जॉर्प्शन करती है। जो बॉडी की आयरन अब्जॉर्प्शन है वो हेप्सिडिन हार्मोन की कंट्रोल कर रहा होता है। ये जो हार्मोन है ये क्या कर रहा होता है, ये कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर इस ये बीमारी हो हीमाक्रोमेटोसिस, तो इसके अंदर जो हेप्सिडिन का लेवल है वो लो हो जाता है। जब हेप्सिडिन का लेवल लो होगा उसकी वजह से जो आयरन की अब्जॉर्प्शन है
वो इंटेस्टाइन के अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, ज़ाहिर सी बात है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, इंटेस्टाइन में आयरन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जब आपकी हेप्सिडीन नहीं है, ये चीज़ नहीं है, वो सारी बात है एक चीज़ को कंट्रोल आउट कर रहा है आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन। अब ये चीज़ नहीं है तो वो सारी बात है आयरन को अब्जॉर्ब जो इंटेस्टाइन है वो करती रहेगी क्योंकि हेप्सिडीन नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। तो एक्सेसिव जो आयरन है उसकी जो डिपोजिशन है वो और ऑर्गन्स पे भी ज़्यादा होने लग जाती है। आयरन ओवरलोड कैन आल्सो बी सेकेंडरी टू क्रोनिक ट्रांसफ्यूजन थेरेपी, यानी कि बेटा सेल थीम में मेजर आयरन अकोमुलेट्स स्पेशली लिवर, पैंक्रियाज, स्किन, हार्ट, पिट्यूटरी, जॉइंट्स, यानी कि जो दूसरी हमारे ऑर्गन्स है, ऑर्गन बॉडी है, उनके ऊपर भी जो सा उसकी डिपोजिशन जो सा वो स्टार्ट कर देती है। अब लीवर के अंदर जब आयरन की डिपोजिशन ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है तो वो सिरोसिस भी डेवलप करना स्टार्ट कर देता है, और उसके बाद जाके वो फिर वो सिरोसिस हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की तरफ भी चला जाता है। पैंक्रियाज में जो आयरन है उसकी डिपोजिशन होती है और वो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को जो है वो क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। हेमासर्टेन यानी कि आयरन कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन लीवर एमआरआई और बायोप्सी विद प्रोशन ब्लू स्टेन। अब इसके अंदर जो वो बायोप्सी हम जब करते हैं तो हमें जो ये स्टेन जब हम देते हैं, अब यहाँ पे आप देखें तो हमें उसकी जो डिपोजिशन है वो हमें क्या हो रही है, नज़र आ रही होती है। ठीक है, और इन डायग्नोसिस के अंदर जो आपका फेरेटिन और ट्रांसफरिन है उसकी जो सेचुरेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। प्रेजेंट आफ्टर एज ऑफ 40 व्हेन टोटल बॉडी आयरन मोर देन 20 ग्राम, यानी कि आपके पास पेशेंट जब प्रेजेंट करता है हमारे पास तो उसकी किस टाइम करता है, एज ऑफ 40, जब बॉडी का जो टोटल बॉडी आयरन है वो मोर देन 20 होता है, यानी कि आयरन इतना ज़्यादा हो जाता है। आयरन लॉस थ्रू मेंस्ट्रुएशन स्लो प्रोग्रेशन इन फीमेल्स, अगर आयरन लॉस हो थ्रू मेंस्ट्रुएशन तो वो प्रोग्रेशन जो है वो फीमेल के अंदर थोड़ी बेहतर होना स्टार्ट हो जाती है कि सामने बात बाहर निकल रहा है। क्लासिक ट्रायड ऑफ सिरोसिस, डायबिटीज़ मेलिटस, स्किन पिगमेंटेशन और ब्रोंज डायबिटीज़, ये तो इसका जैसे आपको यहाँ से केएफ रिंग्स है ना आपका विल्सन्स के अंदर, आपने नहीं भूलना कभी भी। ठीक है, कुछ भी हो जाए यहाँ ऐसी ब्रोंज डायबिटीज़ आपने नहीं भूलना। ठीक है, इसलिए ये ब्रोंज डायबिटीज़ का इंपॉर्टेंट साइन है। आल्सो कॉज रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, क्लासिक और डायलेट कार्डियोमायोपैथी, हाइपोगोनेटिज्म, आर्थ्रोपैथी, मैंने अभी आपको बताया कि इन ऑर्गन्स के ऊपर डिफेक्ट हो सकते हैं। कैल्शियम प्रोफॉस्फेट डिपोजिशन स्पेशली मेटा कार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स, ये आपके जो आगे के जॉइंट्स होते हैं ना उनको हम कहते हैं मेटा कार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स, उंगलियों के। एससीसी इज कॉमन कॉज ऑफ डेथ। ट्रीटमेंट में हम क्या करना है, रिपीटेड फ्लेबोटॉमी या एरन चिलेशन विद डेफ्रासेरोक्स, डेफ्रोक्सामीन एंड डेफ्री प्रोन। अभी जितने भी ट्रीटमेंट्स वगैरह होते हैं वो इसलिए देते हैं ताकि जो आयरन है जो रेगुलरली जो ब्लड है वो निकल के जो है वो बॉडी की जो आयरन की स्टोर्स है उसको क्या करें, कम करें। ठीक है ना, ताकि और कुछ केसेस के अंदर जो आयरन चिलेटर्स होते हैं जैसे ये हैं वो आपके जो है वो यूज़ किए जाते हैं ताकि जो आयरन है वो कम से कम जो है वो ब्लड के अंदर जाए, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो अब्जॉर्ब हो। तो हेमोक्रोमेटोसिस के अंदर जो है वो आपने क्या पढ़ना है कि पेशेंट जो है वो आपके पास आफ्टर 40 आएगा, आयरन उसके अंदर बहुत ज़्यादा होगा। क्लासिकली जो है वो उसको सिरोसिस हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है और स्किन पिगमेंटेशन जो है उसमें ब्रोंज डायबिटीज़ हम देखने को मिल सकते हैं। दिल का मसला भी हो सकता है। ट्रीटमेंट के अंदर हमें फ्लेबोटॉमी या फिर हमने जो है वो चिलेशन जो थेरेपी है वो देखनी है, ताकि चिलेशन थेरेपी वही होती है ताकि जो है वो उस चीज़ का, यानी जैसे कॉपर की कम्युलेशन है तो उसमें कॉपर चिलेशन थेरेपी हम यूज़ करेंगे, यहाँ है तो हम आयरन चिलेशन थेरेपी यूज़ करेंगे ताकि हम उस चीज़ को हमें बाहर निकाल सकें। What is biliary tract diseases? May present with pruritus, jaundice यानी कि itching वगैरह, dark urine, light colored stool, hepatosplenomegaly, typically with cholestatic pattern of LFTs। याद रखें जब भी हम बिलियरी ट्रैक्ट डिजीज़ की बात की जाएंगे तो विदाउट LFTs हम बात नहीं कर सकते। LFTs के अंदर हमारे कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, हमारी AST आ सकती है, ALT आ सकती है, टोटल बिलिरुबिन आ सकता है और ALP आ सकती है। ये चार चीज़ें जो है वो हम देखने होते हैं LFTs के अंदर। इंक्रीज कंजुगेटेड बिलिरुबिन, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज ALP एंड इंक्रीज JGT। अब देखते हैं नीचे डिजीज़ में वो क्या बात कर रहा है। व्हाट इज़ प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस? वो कहता है इट इज़ अननोन कॉज ऑफ कंसेंट्रिक ओनियन स्किन बाइल डक्ट फाइब्रोसिस, यानी कि एक ऐसी क्रोनिक डिजीज़ है जो प्रोग्रेसिव कर रही है और इन्फ्लामेशन भी काज कर रही है, जो आपकी बाइल डक्ट है ना उसको क्या कर रही होती है, बिल्कुल नैरो, और क्या फॉर्मेशन कर रही होती है, स्कार फॉर्मेशन। ये दो चीज़ें, इसकी वजह से आपका जो बाइल फ्लो वो डिस्टर्ब कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो लिवर है वो आपका डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पेशेंटली जो एग्जैक्ट है जो पोस्ट स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस है, इट इज़ अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स एंड डायलेशन विद बीडिंग ऑफ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट। यहाँ पे आपको ये बीडिंग नज़र आ रही होगी। ऑन ERCP, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलिंजोग्राफी या पैंक्रेाटोग्राफी, अब ये दो चीज़ होती है। MRCP के ऊपर तो हमें पता चलता है ना कि आइदर इट इज़ कोलिडोकोलिथियासिस, कोलिलिथियासिस, ये क्या मसला आ रहा है। उसके बाद हम ERCP करते हैं ताकि हम जो है वो स्टंट वगैरह डालते हैं ताकि जो है उसका वो फ्लो जो है वो बेहतर हो सके किसी भी वजह से। स्लज है या जो स्टोन्स हैं उनको भी जो है वो हम ERCP के थ्रू जो है वो हम रिमूव करते हैं। अब इसकी जो एग्जैक्ट काज है वो अननोन है, अननोन काज है इसकी, लेकिन
मोस्टली ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं अगर इम्यून डिसफंक्शन है, ऑटो इम्यून की कंडीशन हो रही है, जेनेटिक डिस्पोजिशंस हैं या कहीं भी कोई मसला आ रहा है ना, तो ये इम्यून सिस्टम आपका मिस्टेकली अटैक कर देता है आपकी बाइल डक्ट्स के ऊपर। जब भी आपका इम्यून सिस्टम आपकी बाइल डक्ट्स के ऊपर जो सा वो अटैक करता है, तो उसकी वजह से आपको इन्फ्लामेशन और फाइब्रोसिस देखना स्टार्ट हो जाती है। और उस इन्फ्लामेशन और फाइब्रोसिस की वजह से आपको कौन सी अपीयरेंस मिल रही होती है? बीडेड अपीयरेंस। कौन सी मिल रही होती है? बीडेड अपीयरेंस। अच्छा, पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कैसे होता है? क्लासिकली मिडिल एज मेल्स विद अल्सरेटिव कोलाइटिस। पेशेंट आपके पास एसिम्प्टोमेटिक होता है, ये डिटेक्ट भी इंसिडेंटली होता है, इंसिडेंटली डिटेक्ट। और अब जो लिवर के फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? अब नॉर्मल होते हैं। और लेटेस्ट स्टेजेस के अंदर जो है वो हमें फटीग, जॉन्डिस, वही लिवर सिरोसिस हो गया तो उसके बाद फिर वही मसले स्टार्ट हो जाएंगे। डायग्नोसिस के अंदर हम क्या करवा सकते हैं? एमआरसीपी, ठीक है, और ईआरसीपी बायोप्सी करवाते हैं, विच कन्फर्म्स के स्मॉल डक्ट की जो है वो नॉर्मल है, नहीं है, या कोई ना कोई जो है वो मैलिग्नेंसी या ट्यूमर वगैरह इसके अंदर है। बेसिकली एसोसिएट विद अल्सरेटिव कोलाइटिस मैंने अब आपको बता दिया है। इसके अंदर जो है वो पियान का जो है वो पॉजिटिव होता है, आईजीएम जो है ज़्यादा, कैन लीड टू सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलेंजियोकार्सिनोमा एंड गॉल ब्लैडर कैंसर। वो बायोप्सी पे हमने वही देखना होता है। अब इसके अंदर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो नो मेडिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, मेडिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। अब इसके अंदर जो आपने जो सिम्टम्स है उनको मैनेज करना होता है, यानी कि आपने जब ईआरसीपी वगैरह कर ली तो उसके अंदर आपने स्लज रिमूव कर देना होता है, स्टोन्स अगर हैं तो वो रिमूव कर देने होते हैं। इसके अलावा आपने कोई ना कोई अगर बाइल या वहाँ पे अकोमोडेशन पड़ी है तो उसको ठीक कर देना होता है। मैलिग्नेंसी को आपने मॉनिटर करना होता है, आपने फिर विटामिन सप्लीमेंट्स देने होते हैं ताकि जो इन्फेक्शन है उसकी प्रिवेंशन में थोड़ी सी बहुत हेल्प आउट कर सके। सिर्फ इसके अंदर ये होता है। तो प्राइमरी सेक्युलराइजेशन का जब भी पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा तो वो एसिम्प्टोमेटिक होगा, एबनॉर्मल लिवर फंक्शंस होंगे, बेडेड अपीयरेंस आप उसको देखेंगे, और प्रोग्रेसिवली जो है उसकी डिजीज जो है वो बढ़ती चली जाएगी। किसी भी वजह से कोलेस्टेसिस है, सिरोसिस है, पोर्टल हाइपरटेंशन है, ये सारे जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। क्लियर? फिर आ जाता है प्राइमरी बिलियरी कोलांजाइटिस। प्राइमरी बिलियरी कोलांजाइटिस क्या होता है? अब ये भी वही ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसकी वजह से आपकी जो लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट है, मेरी ग्रैनुलोमास है, उसकी वजह से आपके जो लिवर डक्ट्स हैं वो क्या हो जाते हैं? डैमेज होना स्टार्ट होते हैं। बेसिकली आपके मिडिल एज फीमेल्स के अंदर होते हैं, तो जो इम्यून सिस्टम है वो आपकी जो इंट्राहेपेटिक स्मॉल इंट्राहेपेटिक डक्ट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बायोमार्कर होता है वो होता है आपका एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़। और ये आगे आपको एंटीबॉडीज़ याद भी करनी है, चाहे रट्टा लगाएं। एंटीबॉडीज जो है वो आपको ये, चाहे एस एल लिखिए, ये सारी जो सी है ना ये आपको याद करनी है। एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज जो होता है इसके अंदर जो है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। अब पेशेंट जब आपका प्रेजेंट करता है तो उसको क्या हो रही होती है? इचिंग, फटीग प्लस जॉन्डिस, ठीक है। इंक्रीज आईजीएम एसोसिएटेड विद अदर ऑटोइम्यून कंडीशन, हाशिमोटो थायराइडाइटिस, रूमेटॉइड, सीलिक डिजीज़। अब ट्रीटमेंट के अंदर जो यूरोसिडिल है वो क्या कर रहा होता है? बेसिकली आपके जो बाइल फ्लो है उसको जो है वो इम्प्रूव करने की जो है वो आपके जो है वो हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। सो व्हाट इज़ प्राइमरी बिलियरी कोलांजाइटिस रिव्यू में कि पेशेंट जो है वो आपके पास एसिम्प्टोमेटिक होता है, ऑटोइम्यून कंडीशन होती है। जब आपको प्रेजेंट करता है तो उसके जो लिवर एंजाइम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं। पेशेंट इचिंग जो है वो जॉन्डिस के साथ, फटीग के साथ जो है वो प्रेजेंट कर सकता है। डार्क यूरिन हो सकता है, इसके अलावा फैट डिपोजिशन भी हो सकती है उसके अंदर। AMA जो है वो 90% ऑफ द जो केसेज है उसके अंदर आपको पॉजिटिव जो है वो मिलेगा, ठीक है। बाकी ट्रीटमेंट जो है इसका कोई क्योर नहीं होता, बस इसके अंदर ये UDC है जो सा यूरोसोडियोल, ये जो है वो आपकी जो डिजीज़ की प्रोग्रेशन उसको थोड़ा कम कर देता है, बट मतलब प्रॉपरली इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, सपोर्टिव केयर ही हमने देनी होती है। सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस क्या होता है? इट इज़ एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि आपकी जो लिवर के बाद की जो आपकी डक्ट्स हैं उसके अंदर कोई ना कोई क्या हो जाए? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। ऑब्स्ट्रक्शन में इंक्रीज़ आपकी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, गॉलस्टोन हो सकते हैं जो आपको स्ट्रक कर सकते हैं, या पैंक्रियाटिक कैंसर है उसके अंदर आपको क्या कर सकते हैं? हम कह सकते हैं इट इज़ एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन। अब इसके अंदर जब प्रेशर ज़्यादा होता है इंट्राहेपेटिक में तो उसकी वजह से इंजरी और फाइब्रोसिस जो है आपकी लीवर के अंदर जो है वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। सबसे सी बात है, जब आपका लीवर से आपका बाइल ये फ्लो है और यहाँ आपका गॉल ब्लैडर पड़ा है, यहाँ से सिस्टिक डक्ट और यहाँ से आपका बाइल फ्लो आ रहा है और यहाँ आपका किसी किस्म का स्टोन पड़ा है, तो सबसे बात है बाइल ने वापस जाना या नहीं जाना। तो सबसे बात जब बाइल ने वापस जाना तो आपका टिश्यू डैमेज करेगा या नहीं करेगा, फाइब्रोसिस करवाएगा ना, तो उसी की वजह से आपको ये डिजीज़ देखने को मिलती है, विच इज़ सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस। यानी कि प्राइमरी के अंदर तो आपके अपने ऑटोइम्यून रिएक्शन हो रहा था ना आपके अपने लीवर के ऊपर, लेकिन आपके लिवर एंजाइम जो है डैमेज हो रहा है। सेकेंडरी के अंदर आपके बाहर के मसले, यानी कि एक्स्ट्रा हिपैटिक के अंदर, यहाँ पे आपके इंट्रा हिपैटिक के अंदर मसले आ रहे हैं, या फिर आपके जो लिवर के अपने मसले हैं एंजाइम्स है वो डैमेज आउट हो रहे हैं, ठीक है ना। और सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस में पेशेंट विद नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स, यानी कि उनको पहले जो है वो ये बीमारियाँ होंगी, यानी कि उसको गॉलस्टोन्स भी हो सकता है, यानी कि अगर आपने उसकी MRCP वगैरह करवाई है या आपने उसका CT MRI वगैरह करवाया, आपने उसको प्रॉपर्ली देखा, उसको कोलिटिकोलिथियासिस वगैरह आपने मिला है आपको, या कोलिथियासिस देखने को मिला है, तो उसके अंदर भी ये चीज़ें हो सकती हैं। और पेशेंट जो होता है वो आपके पास कैसे प्रेजेंट करेगा? सेम वही
जॉन्डिस के साथ ये तो कॉमन है ना। इसके अलावा ये प्रियोराइटिस जो है ना, ये बड़ी कॉमन कंडीशन है, क्योंकि बाइल ज़्यादा होने की वजह से ना आपको इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है। डार्क यूरिन हो सकता है, पेल स्टूल है। इसके अलावा राइट अपर क्वाड्रेंट की जो है ना, इसके अंदर क्या हो सकती है, डिस्कम्फर्ट हो सकती है। बाकी एमआरसीपी आरसीपी के अंदर जो है वो हमें बिलरी ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो हमें प्रोमिनेंट जो है वो नज़र आ जाती है। मैनेजमेंट में जो है वो हमें वही है कि हमने ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना उसको हमने ठीक करना है। अब उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, थ्रू एंडोस्कोपी यानी कि आरसीपी वगैरह के जरिए जो है वो कर सकते हैं। सर्जिकल हम कर सकते हैं कि अगर हमने किसी ना किसी चीज़ को अगर कट करना है तो वो कर सकते हैं, कोई ना कोई प्रोक्यूटेनियस प्रोसीजर्स हम कर सकते हैं। अगर सिरोसिस हो जाए तो उसके बाद उसको वही लिवर ट्रांसप्लांट कहीं कह सकते हैं कि आपको जो है ना लिवर ट्रांसप्लांट करवाना होता है। नेक्स्ट वो कहता है कोलिथियासिस एंड रिलेटेड पैथोलॉजीज। मुझे लगता है ये मैं हम नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस करें, ये एक अलग से फिर टॉपिक हो जाएगा इंशाल्लाह।